नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर पर। विद्यार्थियों, जो हमने श्रृंखला शुरू की है भारत लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक की, उसमें हमने 3 क्लासें ले ली हैं। आज की जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, उस नेक्स्ट क्लास में हम जनसंख्या जो वृद्धि है उसके अंदर जो क्षेत्रीय भिन्नताएं देखने को हमें मिलती हैं। क्योंकि एक प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, दूसरे प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि कम है, तो इस प्रकार की जो भिन्नताएं हैं वो हमें देश के अंदर देखने को मिलती हैं। इसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि पिछले 100 वर्षों के अंदर जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो किस प्रकार से रही है, और हमने 4 प्रावस्थाएं उसकी देखी थी। प्रावस्था क, प्रावस्था ख, प्रावस्था ग और प्रावस्था घ। तो उसके अंदर हमने बात की थी कि किस प्रकार से भारत में जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई है, कभी ऋणात्मक भी रही है और अब स्थिर वृद्धि रही है, या फिर अब घट रही है, धीरे धीरे वृद्धि है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आपको उसमें यह भी पता चला होगा कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कौन सी अवधि में रही है, 1961 से 1971 की अवधि में रही है। और सबसे कम यानी कि ऋणात्मक वृद्धि जो दर्ज की गई थी वो 1911 से 1921 की अवधि के दौरान वह दर्ज की गई थी। आज की जो क्लास है हमारी, उसके अंदर हम मुख्यतः किसके बारे में बात करेंगे, जनसंख्या वृद्धि में जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। इसका मतलब क्या है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हमें क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलती है। कहीं जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है, कहीं जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम है। तो देखिए, आज के वीडियो को शुरू करते हैं हम। देखिए, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। देखो, दक्षिणी भारत के राज्यों में निम्न जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं वहां पर कैसी वृद्धि दर दर्ज की गई है भाई, निम्न जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। कैसी वृद्धि दर्ज की गई है, निम्न वृद्धि दर्ज की गई है। कौन से राज्य हैं भाई दक्षिणी भारत के, आपको भारत के नक्शे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा में वृद्धि दर 20% से भी क्या रही है, कम रही है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि में जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हम देख रहे हैं उसमें दक्षिणी भारत के राज्यों में निम्न जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। कैसे रही है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा में 20% से भी कम यह दर्ज की गई है। नोट लगा के लिखना है कि केरल में पूरे देश की सबसे कम वृद्धि दर पाई जाती है। कितनी वृद्धि पाई जाती है भाई, 9.4%। कब की बात कर रहे हैं, 1991 से 2001 की अवधि की बात कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि केरल में पूरे देश की सबसे कम वृद्धि दर पाई जाती है। सबसे कम वृद्धि दर कहां पाई जाती है, केरल में। लेकिन कौन सी अवधि, 1991 से 2001 के बीच की अवधि, जब केरल की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी भाई, 9.4%। लेकिन हमें यह बात भी ध्यान रखनी है कि 2001 से 2011 की जो हमारी जनगणना थी, पिछली जो जनगणना थी, उसमें सबसे न्यूनतम जो वृद्धि दर्ज की गई है वो कौन से राज्य की दर्ज की गई है भाई, नागालैंड की। कौन से राज्य की दर्ज की गई है, नागालैंड की। और नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि है वो बढ़ने के बजाय क्या हो गई है, घट गई है। कितनी घट गई है, 0.47%। यानी कि बढ़ी नहीं है, बढ़ने के बजाय क्या हो गई है, कम हो गई है। तो कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर जनसंख्या वृद्धि बढ़ने के बजाय क्या हो गई है, घट गई है। कौन सा राज्य है, नागालैंड। कितनी रही है जनसंख्या वृद्धि, 0.71%। रटने की आवश्यकता नहीं है, याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन याद नहीं रहे तो ये जरूर याद रखना है अपने को कि 2001 से 2011 की अवधि में न्यूनतम वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा था, तो वो कौन सा है भाई, नागालैंड। कौन सा है वो, नागालैंड। 2-4 बार जब आप इसको बोलोगे तो आपको आसानी से यह याद हो जाएगा। कौन सा राज्य है, नागालैंड। और आपको नागालैंड नक्शे के अंदर कहां पर है, भारत के नक्शे में कौन से दिशा में पाया जाता है, कौन से हिस्से में है भारत के में, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो नागालैंड कौन से हिस्से में है भाई, उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, उन 7 सिस्टर में से एक राज्य कौन सा है, नागालैंड। वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर क्या पाई जाती है, ऋणात्मक पाई जाती है, -0.47%। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं हम उत्तरी भारत के राज्यों में दक्षिणी भारत के राज्यों की अपेक्षा वृद्धि दर क्या पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। वृद्धि दर क्या पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। कैसे उच्च पाई जाती है, तो उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उनमें दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं उनकी अपेक्षा वृद्धि दर क्या पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। कौन से राज्य हैं, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि है वो दक्षिणी राज्यों के मुकाबले क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है।
और यहाँ पर 20 से 25% तक क्या मिलती है, वृद्धि दर मिलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। दक्षिणी राज्यों में वृद्धि दर 20% से कम देखने को मिलती है, लेकिन दक्षिणी राज्यों में उत्तरी राज्यों में जो है दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा वृद्धि दर क्या मिलती है, उच्च मिलती है। और कितनी, 20 से 25% तक वृद्धि देखने को हमें मिलती है। ठीक है, कौन से राज्य हैं, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, जो उत्तरी भारत के जो राज्य हैं। आपको नक्शे के अंदर ये सारे पता होना चाहिए कि नक्शे में ये कहाँ है। तो अपने साथ में जब भी आप अध्ययन करने के लिए बैठे भारत के भूगोल को, तो हमेशा अपने साथ में एक नक्शा होना चाहिए आपके पास में। भारत का जो राजनीतिक मैप है वो आपके पास में होना चाहिए। और जो भी राज्य हम बात करते हैं या कहीं पर भी किसी स्थान के बारे में बात आ जाती है, किसी राज्य के बारे में बात आ जाती है, किसी कोई शहर के बारे में बात आ जाती है, तो जरूर हमें उसके के बारे में हमें नक्शे के अंदर पता होना चाहिए। आप इसके लिए और क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए एक एटलस ले सकते हैं। विद्यार्थी एटलस आती है एक, वो विद्यार्थी एटलस जो है वो इस प्रकार की जो एटलस है वो आप ले सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे नक्शे आते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं भाई, बहुत सारे नक्शे आते हैं। और हमने कोई भी स्थान देखा है तो उस स्थान के बारे में हमें कहाँ पर खोज करना है, इस नक्शे के अंदर हमें उसको देखना है कि ये स्थान कहाँ पर है या फिर ये राज्य कहाँ पर है। तो आप जब ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे जो नक्शे की जो समझ है, जो सभी विद्यार्थियों की समस्या होती है कि सर हमें नक्शे में चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो जब तक आप उसको टाइम नहीं दोगे, नक्शे को डेली आप अगर 10 मिनट 15 मिनट अगर आप देते हो तो बहुत आसानी से आपको नक्शा समझ में आने लग जाएगा। और भारत के अंदर कौन सा राज्य कहाँ है, अगर कोई शहर की बात करें तो वो शहर कहाँ है, डेली अगर आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अगर आप उस नक्शे को देंगे तो आप बहुत आसानी से नक्शे को समझ पाओगे। और आप देखना 1 महीने के अंदर ही आप बहुत अच्छे से नक्शा समझने लग जाओगे। नक्शे के अंदर कौन सा स्थान कहाँ पर है उन सब की जानकारी आपको हो जाएगी। तो जैसे ही कोई राज्य के बारे में बात आती है तो उस राज्य को हमें कहाँ देख लेना है, नक्शे के अंदर देख लेना है। हमारे जो नक्शा है उस नक्शे में हमें देखना है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये सब कहाँ है। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय भिन्नता की जो बात चल रही थी हमारी, उसके अंदर हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो इसका बिंदु है उसमें देखते हैं हम पिछले दशक में। पिछले दशक का मतलब क्या है, 1991 से 2001 वाला जो दशक है उसके अंदर ये तुलना कर रहे हैं हम। इस दशक यानी कि 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि कैसी रही है, धीमी रही है। इसका मतलब क्या है कि जो 1991 से 2001 के बीच की जो अवधि थी उसकी जनसंख्या वृद्धि दर और 2001 से और 2011 के बीच की जो वृद्धि दर है उसकी बात करें अगर हम, तो यहां पर क्या आई है, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या देखने को मिलती है, हमें कमी देखने को मिलती है। यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो क्या कह रहे हैं, पिछले दशक यानी कि 1991 से 2001 की तुलना में इस दशक का मतलब 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, धीमी रही है। यानी कि क्या हो रही है, कम हो रही है, धीमी हो रही है। फिर 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उनमें भी इस दशक में वृद्धि दर क्या रही है भाई, कम रही है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उनके अंदर वृद्धि दर क्या रही है, कम रही है। अब आपके लिए ये प्रश्न है, आपके लिए प्रश्न क्या है कि भाई 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो राज्य कौन से हैं, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद में आ रहे हैं या आपको लगता है कि ये हमारे लिए उपयोगी हैं तो आप जरूर हम लाइक बटन को दबाइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन और मिले। ठीक है, तो 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि ये 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। अगर हम बात करें 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की तो वहां पर भी इस दशक में वृद्धि दर में क्या आई है, कमी आई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भारत सरकार ने किशोरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नीतियां चला रखी हैं। कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो भारत सरकार ने किशोरों की शिक्षा के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए कि सभी को शिक्षा मिले, हमारा जो यूथ है जो अशिक्षित जो रह जाता है सभी लोगों को क्या मिले, शिक्षा मिले, उसके लिए भारत सरकार ने कुछ नीतियां चलाई हैं। और ये जो नीतियां हैं ये परीक्षा में हमारे पूछी जा सकती हैं। तो यहां से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको आप याद रखना है। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा,
वो बात आपको याद रखनी है। तो पहली जो नीति है वो कौन सी है? राष्ट्रीय युवा नीति। कौन सी नीति अपनाई गई थी? राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई गई थी। ये जो राष्ट्रीय युवा नीति है ये कब आई थी भाई? फरवरी 2014 में आई है। कब आई है राष्ट्रीय युवा नीति? फरवरी 2014 में आई है। कौन लेके आया है? केंद्र सरकार। किसकी योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, योजना का नाम याद रखना है, राष्ट्रीय युवा नीति। राष्ट्रीय युवा नीति। और कब आई थी? 2014 में। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 कब आई थी? फरवरी 2014 से इसकी क्या हुई है? शुरुआत हुई है। कौन लेके आया है? केंद्र सरकार लेके आई है। उद्देश्य क्या है इसका? सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना। यानी कि हमारे देश के जो युवा है, क्योंकि हमारे देश की जो 20% के आसपास जो आबादी है वो क्या है? युवा है, किशोर आबादी है वो। और उसकी जो क्षमताएं होती है कार्य करने की, युवा जो बच्चे होते हैं, युवा जो किशोर होते हैं, उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन उनको उचित मार्गदर्शन के अभाव में वो अपनी जो ऊर्जा है उसको सही स्थान के ऊपर उपयोग में नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रीय युवा नीति का ये उद्देश्य रखा गया कि देश के जो युवा हैं वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उनको उस लायक उनको बनाया जाए। तो क्या उद्देश्य है भाई इसका? देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का, यानी कि जितनी उनकी क्षमताएं हैं उनका उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, यानी कि वो अपनी क्षमताओं का उपयोग पूरी तरीके से कर सकें, उसके लिए सरकार इनको युवाओं को सक्षम बनाना चाहती है। एक जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है यहाँ पे, वो महत्वपूर्ण प्रश्न ये ध्यान रखना है कि युवा का जो आयु वर्ग है वो इस नीति में कितना माना गया है भाई? 15 से 29 वर्ष माना गया है। कितना माना गया है? 15 से 29 आयु वर्ग माना गया है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में जो युवा जिसको माना गया है राष्ट्रीय युवा, क्योंकि नीति किससे संबंधित है? युवा से संबंधित है। तो ये तो प्रश्न हमारे से पूछा जा सकता है कि युवा वर्ग में किस वर्ग को शामिल किया जाता है। तो कौन से आयु वर्ग को शामिल किया जाता है भाई? 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग को इसके अंदर शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग को युवा के अंदर शामिल किया जाता है। युवा का आयु वर्ग क्या हो गया? 15 से 29 वर्ष। तो राष्ट्रीय युवा नीति कब आई थी? 2014 में। कौन सी सरकार लेके आई है? केंद्र सरकार। उद्देश्य क्या है? अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना। किनको? युवाओं को। और युवा का आयु वर्ग कितना है? 15 से 29 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति। जो दूसरी जो नीति सरकार लेके आई है जो है वो कौन सी है? कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति। क्या है? नाम याद रखना है, कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति। कब आई थी भाई ये? 2015 में। राष्ट्रीय युवा नीति कब आई है? 2014 में। आप भी मेरे साथ में बोलते रहा करो, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा नीति कब आई थी? 2014 में। कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति ये कब आई है? 2015 में। और इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना। यानी कि देश भर में जो भी कौशल से संबंधित जो गतिविधियां चल रही हैं उनके लिए एक रूपरेखा प्रदान करने का जो कार्य है वो कौन सी नीति के तहत किया गया है? कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति। यानी कि जो कौशल होता है बच्चों का, जो सीखने का जो कौशल होता है उसको विकसित करना और नए नए जो आइडियाज विद्यार्थियों को देना, इस आयु वर्ग को देना, ताकि वो अपना कुछ नया उद्योग या नया जो क्रिएटिव जो कार्य है वो कर सकें। तो उसके लिए कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति कब बनाई गई थी? 2015 में बनाई गई थी। और देश में जो भी कौशल से संबंधित जो गतिविधियां हो रही हैं उनकी रूपरेखा यह प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण जो बात थी हमारी जो नीतियों से संबंधित और देश के अंदर क्या क्षेत्रीय भिन्नताएं जनसंख्या वृद्धि में पाई जाती हैं उनसे संबंधित। और जो महत्वपूर्ण जो सूचना आपके लिए ये है, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है या हमारा जो दिया हुआ कंटेंट है वो आपके लिए उपयोगी है, तो जरूर आप हमारे चैनल को क्या कीजिए? लाइक कीजिए। चैनल को अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में क्या करना है? शेयर करना है और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है। अगले वीडियो में हम जो बातें करेंगे वो जनसंख्या संगठन की बातें करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो किससे संबंधित होगा? जनसंख्या संगठन से संबंधित होगा। तो आप हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। आपका जो प्यार है वो हमेशा हमें मिल रहा है
और आप लगातार हमें मोटिवेट कर रहे हैं ताकि हम और भी अच्छा बेहतर करने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।